राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया। दीदी दीपक भैया अपन स्टार्ट कर सकते हैं मेरे हिसाब से, है ना? अगर वो बीच में स्टार्ट हो जाएगा तो कर देंगे अपन, है ना, ट्रांसमिशन। जी, जो कि हमें आज बहुत ही उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। ऐसे बढ़िया भार्गव साहब जैसे बढ़िया डॉक्टर जो नेशनल लेवल के डॉक्टर है, वो आज हमें मार्गदर्शन देंगे। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड की ओर से मैं डॉक्टर भार्गव का स्वागत करता हूं। साथ ही सत्यभूषण जी ने जो आज ये प्रयास किया है और हम लोगों को जो एजुकेट कराएंगे और इसकी महत्ता बताएंगे कि हमें क्या सावधानी रखनी है, कैसे क्या करना है, उसके लिए भी उनको हम साधुवाद देते हैं। और उम्मीद करते हैं सत्यभूषण जी बहुत ही एक प्रभावी व्यक्तित्व हमारे कैट के हैं। आगे भी और भी कई सारी चीजें वो हमें उपलब्ध कराते रहेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। हमारे कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेड मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र जी आज हमारे बीच हैं। उन्होंने भी प्रयास करके काफी अच्छा काम यहाँ कर रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे सभी महामंत्री मुकेश भाई, असाटी जी और सुनील भाई भोपाल वाले और कैट से जुड़े हुए मध्य प्रदेश के सभी पदाधिकारियों का कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ में एक बात और कहना चाहता हूं, मित्रों, हम कैट के प्रति, व्यापार के प्रति कैट के मार्फत हम काफी प्रयास कर रहे हैं कि हमारा व्यापार फले फूले, लेकिन सरकार को जितना असर डालना चाहिए, जितना सरकार को काम करना चाहिए, वो हमारा शायद उतना कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं वो हमें मानते हैं कि इन लोगों में यूनिटी नहीं है, या कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि इन लोगों का ठीक है यार, मीटिंग है, रिप्रेजेंटेशन आते हैं। अब हमें लोकल लेवल पर विधायकों को, सांसदों को, पार्षदों को, इनको हड़काना चाहिए। हड़काने का मतलब, भाषा का मतलब मेरा ये है, हड़काना मतलब इनको ताकीद करना चाहिए कि भाई तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, तब जाकर के इनकी आंख खुलेगी। नहीं तो ये हमें सॉफ्ट जैसे नींबू होता है ऐसा मान करके चल रहे हैं। आज प्रवीण जी हैं, भरतिया जी हैं, सत्यभूषण जी भी लगे हुए हैं, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भूपेंद्र जी कर रहे हैं, मुकेश भाई कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर हमारे व्यापार की समस्या को सालों लग जाते हैं, मल्टीनेशनल्स कंपनी के बारे में कोई स्टेप नहीं उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें हमारा जो एक्शन है उसके बारे में सोच करके उस एक्शन में तब्दीली लाना चाहिए, जिससे इनकी नींद खुले और वो ये समझे कि इतना बड़ा नेटवर्क इन व्यापारियों का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अवेलेबल है, इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अगर ये व्यापारी काम नहीं करेंगे तो हमारा नेटवर्क की व्यवस्था डिस्ट्रीब्यूशन की छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो हमें हमारा महत्व प्रतिपादित करना चाहिए। और मैं तो ये चाहूंगा कि सत्यभूषण जी आप मीटिंग में इनको बुलाएं, विधायकों को बुलाएं, सांसदों को बुलाएं, और हार फूल माला एक एक पहना करके खत्म कर दें और उनको सुनाइए। ये मेरा आज अपेक्षा है। और आज ये महत्वपूर्ण मीटिंग में फटाफट से ज्वाइन हुआ, आपका स्वागत, धन्यवाद। मैं बात करता हूँ सर। मैं डॉक्टर राहुल स्वागत करता हूँ सर, हमारे बीच में आ चुके हैं सर। हम सभी डॉक्टर राहुल भार्गव जी का स्वागत करते हैं बहुत बहुत, और आगे आगे कंटिन्यू रखें। दीपक जी, अभी 2 मिनट आपको। दीपक जी, मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच हमारे नेशनल वाइस चेयरमैन श्री सत्यभूषण जैन जी हमारे बीच मौजूद है। मैं मुकेश अग्रवाल जी, महामंत्री कैट मध्य प्रदेश से निवेदन करूंगा, उनके परिचय से सबको अवगत कराएं। मुकेश अग्रवाल जी। धन्यवाद दीपक जी। आज की वेबिनार के हमारे गेस्ट स्पीकर देश के सुप्रसिद्ध डॉक्टर राहुल भार्गव साहब, हमारे वेबिनार के विशिष्ट अतिथि कैट के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन श्री सत्यभूषण जैन साहब, वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे कैट मध्य प्रदेश के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री भूपेंद्र जैन जी, हमारे सेंट्रल जोन चेयरमैन श्री रमेश गुप्ता जी, मेरे समस्त कैट के पदाधिकारीगण एवं मेरे व्यापारी बंधु, आज इस वेबिनार में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे कैट के नेशनल वाइस चेयरमैन श्री सत्यभूषण जी के बारे में मैं कुछ 2 शब्द आपसे कहना चाहूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सत्यभूषण साहब हम व्यापारी वर्ग के भामाशाह के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने गत 45 वर्षों में व्यापारी हित में अनेक कार्य किए हैं। ये हमारे कैट के नेशनल वाइस चेयरमैन होने के साथ साथ
दिल्ली की अत्यंत ही प्रतिष्ठित लौकुश रामलीला कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं एवं अनेकों संस्थाओं में अनेकों पदों पर कार्य करते हुए निरंतर जनसेवा का कार्य कर रहे हैं। सत्यभूषण जैन साहब व्यापारी हितों की सक्रियता के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। सत्यभूषण जैन साहब श्री अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय अग्रवाल के पैटर्न ट्रस्टी हैं। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के भी सेंट्रल ट्रस्टी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसी शख्सियत की उपस्थिति मात्र से हम सब व्यापारी, खासतौर से मध्य प्रदेश कैट के व्यापारियों का संबल बढ़ेगा और जैन साहब के मार्गदर्शन से हम सबका मोरल बूस्टअप भी होगा। निश्चित रूप से हम सब मोटिवेट होंगे। मैं सत्यभूषण जैन साहब का, डॉक्टर भार्गव का, सभी पदाधिकारियों का कैट की ओर से प्रदेश महामंत्री होने के नाते बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सत्यभूषण जैन साहब से निवेदन करता हूं कि इस आपदा की इस घड़ी में वो हमारे प्रदेश के व्यापारियों के लिए इस तरह के कार्यों को निरंतर हमें देते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश अग्रवाल साहब। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कपिल मल्लैया जी से कि वे हमारे आज के गेस्ट स्पीकर, मुख्य अतिथि डॉक्टर राहुल भार्गव जी के बारे में सबको अवगत कराएं। कपिल मल्लैया जी। जी, सभी को नमस्कार। हमारे राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन आदरणीय सत्यभूषण जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र जी, मुकेश अग्रवाल जी, गोविंद साटी जी, रमेश गुप्ता जी और समस्त कैट बंधुओं, डॉक्टर राहुल भार्गव जी फोर्टिस अस्पताल में वर्तमान में डायरेक्टर है और एचओडी है। हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट के विशेषज्ञ हैं। आपको श्रेय जाता है कि भारत में सबसे पहले आपने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और को मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इस्तेमाल करने की प्रक्रिया शुरू कराई। साथ ही आपने लो कॉस्ट, कम कीमत के हेमेटोलॉजी के सेंटर्स स्थापित करवाए हैं 6, जिसमें 3 प्रमुख है, सर्वोदय अस्पताल, बत्रा अस्पताल और एक्शन बालाजी अस्पताल दिल्ली, और इसके अलावा और अन्य भी हैं। आपने और आपकी टीम ने मिलकर 1000 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट किए हुए हैं। आप जो है विशेष रूप से स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में विशेष रूप से वर्ल्ड दुनिया भर में जाने जाते हैं। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट वैसे भी एक बड़ी विशेष विद्या है और आपकी एक और खासियत है, आपने पहला भारत में इंटीग्रेटेड सेंटर हेमेटोलॉजी, पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी, बच्चों के लिए हेमेटोलॉजी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का फोर्टिस अस्पताल में स्थापित कराया। हेमेटोलॉजी ब्लड की साइंस होती है, ब्लड को कैसे इस्तेमाल करना, ट्रांसप्लांट इत्यादि की। और जो है प्रोफेशनल मेंबरशिप्स बहुत अच्छी है। आप चैंपियन ऑफ कम्युनिटी हेमेटोलॉजी रहे। इसके द्वारा आप एनीमिया फ्री इंडिया के लिए काम करते हैं। आपका एक संस्थान है, कैंपेन है से नो टू होल ब्लड। इसके द्वारा आप कम्युनिटी में किस तरह से आपको ब्लड को कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करना, अभी अपन खून ट्रांसप्लांट एक ही जानते हैं कि खून को बॉटल में लिया और ट्रांसप्लांट कर दिया, उसके कई कंपोनेंट्स होते हैं, उनका पूरा इस्तेमाल कैसे करना, उस विद्या के लिए आपने बहुत प्रमोट करने में लगे हुए हैं। आप अपने डॉक्टरी पेशे को पेशा नहीं, सेवा ज़्यादा मानते हैं। इसके अलावा आप हेमेटोलॉजी की विद्या को डेवलप करने में उज़्बेकिस्तान, इराक, युगांडा, रवांडा और कई अन्य देशों में भी सक्रिय रूप से शामिल है। आप कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग फैकल्टी है। आप मेंबर है ISHTM के और फाउंडिंग मेंबर है दिल्ली हेमेटोलॉजी ग्रुप के। आपकी पढ़ाई आपने गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से की है, अपने मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा आप 2006 से आपने DM किया है एम्स दिल्ली से हेमेटोलॉजी में और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में। 2009 से आप वैंकूवर में फेलोशिप करी आपने अनरिलेटेड एंड हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट। हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट भी एक विशेष विद्या होती है
जिसमें कुछ मोटे तौर पे अपन अपनी साधारण भाषा में समझे तो खून के आधे गुण मिलते हैं, परिवार के सदस्य के द्वारा ही खून दिया जाता है। एक कुछ विशेष विद्या है जो अपन तो जानते भी नहीं हो और आप उसके विशेषज्ञ हैं। फिर आपको कई अवार्ड्स मिले हुए, बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट ऑफ इन एमडी भोपाल, बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट इन एम्स डीएम के द्वारा जो आपने डीएम डिग्री ली, बेस्ट बीएमटी सर्जन एमटीआई इंडियन मेडिकल टूरिज्म समिट 2020। आपके रिसर्च पब्लिकेशंस में पबमेड करके एक आपका पब्लिकेशन है, और आपके वर्क एक्सपीरियंस बोले तो अपने सामने ही दिख रहा है कि आपने पहले सीएमसी वेलोर में काम किया, डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में 2005-06 में, 2006 से 9 आप एम्स में रहे, 2011 से 13 आपने पहला स्टेम सेल ट्रांसप्लांट सेंटर मेदांता मेडिसिटी गुड़गांव में स्टेब्लिश किया, 2013 से 16 आप आर्टेमिस अस्पताल में हेड ऑफ हेमेटोलॉजी रहे एंड वहाँ पे पहला आपने हेप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट करवाया। तो इस तरह आज हमारे बीच में इतनी शामिल है, हम सबका आगे भी हम लोग इस तरह से रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर राहुल। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे नेशनल वाइस चेयरमैन श्री सत्यभूषण जैन साहब से कि वे अपना उद्बोधन दें। श्री सत्यभूषण जैन साहब, अनम्यूट कर लीजिए सर आप। हाँ, ओके। नमस्कार जी, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ ना, डॉक्टर राहुल भार्गव को 20 मिनट हो गए हैं और वो डॉक्टर साहब से सुनना चाहते हैं सब लोग। मैं तो मध्य प्रदेश के साथ हूँ हमेशा, जब भी कोई काम हो तो मैं तैयार हूँ। और ये भूपेंद्र जी तो भाई हैं, भूपेंद्र जैन साहब के साथ तो हमारा पूरा हुआ है। बाकी डॉक्टर साहब को बुलवाओ, मेरा ये कहना है बस। अब धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर भी होंगे ना जी। इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त और अब हमारे डॉक्टर राहुल भार्गव जी। मैं डॉक्टर राहुल भार्गव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर राहुल भार्गव जी। दीपा जी नमस्कार, सत्यभूषण जैन जी नमस्कार, रविंद्र जैन जी, भूपेंद्र जैन जी, कपिल जी, मनोज चौरसिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मध्य प्रदेश की भूमि से, मिट्टी से मिला हुआ हूँ। वहां पे मुझे विद्या ही नहीं, अपना घर बार सब कुछ मिला। वहीं से मेरी बैचमेट से मेरी धर्मपत्नी बनने की जर्नी चालू हुई और आज हमारे भाई इंदौर कमिश्नर हैं। तो बहुत सारे लोग हैं मध्य प्रदेश में, गोपाल भार्गव जी हैं वहां पे सागर से, और मेरे अनेकों बैचमेट सीनियर जूनियर मध्य प्रदेश में हैं। तो मेरे को मध्य प्रदेश की बात जब भी अभिषेक ने कही तो मैं इतना उत्साहित था कि मैं उसको बता नहीं सकता था कि मैं कितना आतुर हूँ अपने लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि हर महीने इंदौर भोपाल आना होता है। इंदौर में मेडिकल कॉलेज में पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी से 4 करोड़ रुपए लेके बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर इंदौर मेडिकल कॉलेज में बना। मेडिकल कॉलेज के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ, 8 से 10 ट्रांसप्लांट फ्री हुए। बच्चों के ट्रांसप्लांट प्रकाश सतमानी जो हमारे सीनियर थे 25 से 30 उन्होंने करे। एयरपोर्ट अथॉरिटी से पैसा मिला तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट आगे बढ़ा। अभी पवन शर्मा जी हैं वहां पे, वापस चालू हुआ था, कोरोना की मार हो गई। तो देखते हैं, नई बिल्डिंग बन रही है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है इंदौर में, उसमें बहुत योगदान रहा। तो ऐसे करते करते बहुत सारी चीजें मध्य प्रदेश से जुड़ी रही। तो बहुत खुशी है आप सबसे मिलके, और मेरा लगाव है कि आप लोगों को कभी भी मध्य प्रदेश में जरूरत पड़े तो एक बार पूछ लीजिएगा, शायद कोई ना कोई बैचमेट ऊपर नीचे जूनियर सीनियर कुछ ना कुछ तो होगा। मेडिकल में एक ही चीज है कि सीनियर जूनियर बहुत चलता है, जिसने रैगिंग करी है तो बेचारा इतना तो सुन ही लेता। तो आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा के माध्यम से अपनी बात जो कोरोना को रखना चाहूंगा, क्योंकि एक बात पक्की है, जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा, आप लोगों को क्लैरिटी नहीं होगी, आप लोगों का इकोनॉमिक पहिया नहीं चलेगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। इस बात की बहुत बात है। हर बार अपन मन की बात सुनते हैं, आज अपन आपकी बात, आपके मन की बात और हमारे मन की बात सुनेंगे और मिलके आगे बढ़ाएंगे चीजों को। इंपॉर्टेंट कोरोना से लेके सब लोग डरे हुए हैं। देखो, एक चमगादड़ जो उल्टी लटकती है उसने इंसान को उल्टा लटका दिया, कितनी बड़ी विडंबना है। और वायरस सारे चमगादड़ में रहते हैं,
जब हम फॉरेस्ट में जाते हैं उनसे मिलने के लिए, पेड़ काटते हैं, तो चमगादड़ से वायरस निकलता है, वायरस निकल के म्यूटेट होता है और इंसान के अंदर अपनी तब्दीली करके रहता है। अगर मैं चमगादड़ को पकाऊं और खा जाऊं, उसमें करोड़ों वायरस हैं, तो क्या मेरे को वायरस ग्रसित करेंगे? उसका उत्तर है नहीं। तो आपको इवॉल्व होना पड़ता है। आपको पोहा जलेबी खाना ब्रेकफास्ट में समझना पड़ता है, जो दिल्ली से आदमी जाता है, क्योंकि उसको ब्रेड की आदत होती है, पोहा जलेबी की नहीं होती। भोपाल का पोहा अलग होता है, इंदौर का पोहा अलग होता है ना? वैसे ही जलेबी पतली होती है और मोटी होती है, तो दोनों की जगह अलग अलग है, और उसमें सेब ना खाओ तो फिर फायदा नहीं। तो कहने का मतलब है कि ऐसे ही वायरस ने चमगादड़ से निकल के इंसान में अपना घर बना लिया, और चमगादड़ को, इंसान को पता नहीं था वायरस कैसा है, तो ये बवाल हो गया। तो जो मानिए हमसे पहले बोल रहे थे, जब उन्होंने शब्द हड़काना बोला तो मुझे इतना अच्छा लगा कि बहुत दिनों बाद ये शब्द सुना। दिल्ली गुड़गांव में हड़काना बात नहीं होती, दिल्ली में तो अंग्रेजी में चलती है बातें। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अपनी रूट्स तक वापस पहुंच गए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कोरोना एक रेस्पिरेटरी वायरस है, रेस्पिरेशन से अंदर से जाता है, नाक के रास्ते से जाता है। और अमेरिका की आज आप बात देखिए, पिछले वेबिनार और इस वेबिनार में कितनी नई चीजें आ गई, आप ये सुनिएगा। कुछ लोग, भूपेंद्र जैन वगैरह तो पहले भी थे, पिछली बार भी थे। आप पिछले हफ्ते से और इस हफ्ते में, कल रात में अमेरिका की सीडीसी ने बोल दिया मास्क पहनना जरूरी नहीं है जिनको वैक्सीन लग गई। देखो, अमेरिका ने एक पूरी एंड ऑफ द टनल, जिसमें पूरा अंधकार था, सूनापन था, मायूसी थी, उसने ये पहला स्टेप उठाया रोशनी की तरफ कि मास्क हटा दो, वैक्सीन लगा लो, मास्क हटा दो, 2 वैक्सीन लगाओ, मास्क हटा दो। इसका इंप्लीकेशन अपन बाद में जानेंगे। अपने जैसे क्षेत्र में, जहां पे, वहां पे 1 किलोमीटर में 32 लोग रहते हैं, हमारे देश में 1 किलोमीटर में 12,000 लोग रहते हैं, तो उसका अपन संदर्भ निकालेंगे पर बाद में। बट हाँ, ये बात जरूर हो गई, ये बात पक्की हो गई कि एट द एंड ऑफ द टनल लाइट है, सुख है, नॉर्मल जीवन है, पर जरूरत साइंस को फॉलो करने की। तो वायरस नाक से जाता है, माउथ से जाता है, नाक से अंदर जाता है रेस्पिरेटरी में। मास्क पहनना जरूरी है, मास्क वो जिससे कपड़े से सूर्य रोशनी ना दिखे। आजकल तो पारदर्शिता वाले कपड़े चलते हैं, अपने को पारदर्शिता वाला कपड़ा नहीं चाहिए, अपने को डबल मास्क चाहिए। मास्क पहनना अनिवार्य है, मास्क पहनना है। जब तक अपने हिंदुस्तान में 70% लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते, तब तक मास्क पहनना आवश्यक है। मास्क पहनना बाहर आउटडोर में जरूरी है। आप जब से अपनी शॉप में बैठे, एक सिंपल एग्जांपल है, आपकी शॉप पे ग्राहक आएगा, बात करेगा, चीजें देखेगा, क्योंकि आप व्यापारी समूह है। मेरे पास अस्पताल में मरीज आएगा, आप और मैं एक ही जगह पे हैं, तो सोचो अगर मैं रोज वैक्सीन लगवा के मास्क पहन के बैठता हूं, पिछली बार मेरे 774 डॉक्टरों की मृत्यु हुई और इस बार वो घट के 5 हो गई। पिछली बार 5,000 डॉक्टर बीमार पड़े, इस बार वो 1,000 रह गए। इसका मतलब वैक्सीनेशन और मास्क काम करता है। वैक्सीनेशन प्लस मास्क इज इक्वल टू 100% प्रोटेक्शन। और मास्क यहां नहीं लटकना, मास्क नाक पे ऐसे टाइट रहना है, ताकि जब मैं बोलता हूं, जब मैं छींकता हूं, जब मैं बोलता हूं और छींकता हूं, तो 6 फीट 2 मीटर तक मेरे कीटाणु, मेरी ड्रॉपलेट जाती है। जब मैं जोर जोर से बोलता हूं, जब आप बात करते हैं ग्राहक से, आप हिस्ट्री लेते, मैं हिस्ट्री लेता हूं, आप पूछते हो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो अपने मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। वो ड्रॉपलेट्स इंफेक्शन का सोर्स बनती हैं। तो अगर आप ओपन स्पेस रख सकते हैं, मार्केट में अपने स्टैगर करके टाइम से बुला सकते हैं, आप एक छोटी शॉप में बहुत सारे इकट्ठे लोगों को खड़े होने से रोक सकते हैं, तो आपका व्यापार चलेगा। क्योंकि लॉकडाउन कब तक चलेगा? पिछले साल 1 महीने का लॉकडाउन,
अभी लॉकडाउन 7 तारीख, 14 तारीख, तो 30 तारीख, कब तक? कभी आपने सोचा है ये बात? आपका अहम योगदान क्या है? अभी तक आप अपने व्यापार के बारे में सोचते हो, आप साइंस के बारे में सोचो। आपका व्यापार इस साइंस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर आपका वर्ग जो देश चलाता है, जो टैक्स देता है, जो रोजगार देता है, अगर वो बोलता है पब्लिक को कि मास्क पहन के आना है, तो पब्लिक मास्क पहन के आएगी। आप एक कड़ी है सरकार के और पब्लिक के बीच में, और मजबूत कड़ी है। तो अगली बार तीसरी वेव ना आए, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपनी अपनी शॉप्स पे मास्क पहनवाना लोगों को अनिवार्य करेंगे, पंखा तेज करेंगे, खिड़कियां खोल के रखेंगे ताकि एयर में सर्कुलेशन हो। क्योंकि जो डक्ट वाले, जो बड़े मॉल्स में हैं, वहां पे डक्ट्स में एयर सर्कुलेशन जो होती है वो 100% नॉर्मल ऑक्सीजन से नहीं होती। नॉर्मल एयर से 100% एसी में नहीं आती, क्योंकि खर्चा बढ़ जाता है। एसी चल रहा है, डक्ट है, क्लोज सिस्टम है, तो वो उसी एयर को घुमाता है, 80% उसी एयर को घुमाता है। हमारे जैसे हॉस्पिटल में अब मैंडेटरी है कि मैं 100% एयर को बाहर से सक करूं, उससे ठंडा करूं और उसे घुमाऊं। और एयर कंडीशनिंग अगर चलानी है तो 1 घंटे में पूरे एयर 14 बार सर्कुलेट होनी है। जो एसी चलाते हैं 14 बार एसी की पूरी रूम की एयर, अगर 1000 क्यूबिक फीट एयर है तो वो पूरी सर्कुलेट होना आवश्यक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये तो प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी है सर। प्रिवेंशन के लिए सिंपल मास्क आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। एक कोरिया से स्टडी आई, कोरिया में 2 तरीके के लोग देखे गए, उनका भी पिलग्रिम होता है, वो भी पिलग्रिम पे जाते हैं। एक लोग पैदल गए इकट्ठे होके, दूसरे बस में बैठ के गए। तो कोरोना जो बस में बैठ के गए उनको हुआ, जो बस में बैठ के गए उनको कोरोना हुआ, जो पैदल चल के गए उनको नहीं हुआ। इसका मतलब अगर आप ओपन स्पेस में हो, हवा अच्छी चल रही है, तो चांसेस ये है कि कोरोना कम होगा। तो आप अपने एरिया को ओपन रखिए, एयर को सर्कुलेट करिए, बाहर जाने दीजिए, स्टैग्नेट मत करिए। अब मान लो 1 तारीख को कोरोना घुस गया, चलो मान लिया घुस गया, 4 तारीख को बुखार आएगा, 4 तारीख को बुखार आएगा। मैं आपके समक्ष ये बोलता हूं, अगर हमारे पास 4 लाख केसेस 1 महीने में नहीं, 1 दिन में नहीं आए होते, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर होते, हमारे पास बेड होते, तो ये 4 लाख लोग नहीं मरते। ये शायद 500-600 लोग होते, पर 4000 नहीं होते। ये लिखवा लो। यूके वेरिएंट है, यूके वेरिएंट ने यूके में ज्यादा फैलाया पर ज्यादा मारा नहीं। यूके वेरिएंट ने हिंदुस्तान में ज्यादा फैलाया और ज्यादा मारा। अभाव दवाइयों का था, गलत दवाइयों का था, सेल्फ ट्रीटमेंट का था। अब 4 तारीख को बुखार आया भाइयों, आप लोगों को, आप एक प्रोग्रेसिव वर्ग हो, आप एक होशियार वर्ग हो, आप एक कैलकुलेटिव वर्ग हो। तो जिस दिन पहला सिम्टम अगली बार आए उसको कोरोना समझना। और अब तो HIV भी किसी को हो जाए तो वो भी स्टिग्मा नहीं होता भाई साहब। आपके शहरों में, गांव में लोगों ने ये डर गए कि अगर मुझे कोरोना स्टैंप पे लगा दिया तो क्या होगा, कोई उठा के लेके नहीं जाएगा, कमरे में बंद रहना पड़ेगा, बस इतना ही करना है, क्योंकि आप फैलाओगे नहीं, आप फैलाओगे नहीं। अभी अमेरिका में क्या कर दिया, वो QR कोड से चले गए कि जो लोग कोरोना वैक्सीनेटेड है वो अपना QR कोड रखेंगे मोबाइल में, जब वो स्कैन करेंगे तभी वो अंदर घुसेंगे मॉल में। ठीक है ना? सो आप ये समझिए, आप लोगों का कितना योग, देखो आपको अपनी छोटी छोटी कम्युनिटी सोचो, आपका 2 किलोमीटर का दायरा, आपका 1 किलोमीटर का दायरा, उसको मैं बेहतर करता जाऊं तो अच्छा हो गया ना, मैं अपना व्यापार चलाता रहूंगा। तो जो आदमी खांस रहा है, जो आदमी बुखार है, या जिसको कोई सिम्टम हो,
भाई साहब कोरोना में प्रेगनेंसी छोड़ के कोई भी सिम्टम हो सकता है। सर में दर्द, पीठ में दर्द, उल्टी, पेट में दर्द, लूज मोशंस, उल्टी, खांसी, जुकाम। और सब लोग जो परफ्यूम का बिजनेस है उसको ले तो चांदी चांदी है, परफ्यूम खरीद लो, रोज परफ्यूम लगाओ, जिस दिन स्मेल चली जाए उस दिन समझ लो कोरोना हो गया, है ना। और जिनकी शॉप्स है वहां तो लोग आते ही है शॉपिंग करने, तो आप सुनते रहो, जब स्मेल चली जाए उसी घंटे कहना भाई साहब कोरोना हो गया, हम जा रहे हैं, बंद। तो एक ये तरीका है। और घर में टेस्ट की तो बात कर नहीं सकते क्योंकि घर का खाने का तो टेस्ट आता ही नहीं आजकल, तो इसलिए टेस्ट थोड़ा हिंदुस्तान में आजकल कम हो गया, नहीं तो हमको तो रोज ही कोरोना हो जाए घर में, ठीक। तो स्विगी जोमेटो है, दिल्ली में चल रहा है तो चला रहे काम। तो ये सिम्टम ध्यान रखो सर, टेस्टिंग से मत डरो। और मैं तो कहता हूं आप जो बड़े मॉल वाले हो ना, जो बड़े व्यापारी हो, वो अपने अपनी जगहों पे सारा टेस्टिंग लगा दो, सरकार को कहो हम अपने पास टेस्टिंग लगा देंगे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर। ज्यादा टेस्ट करोगे ज्यादा रिजल्ट आएगा। टेस्टिंग इज ऑलवेज गुड। अपने अपने कम्युनिटी में, अपने अपने घर में ज्यादा टेस्ट करो, जल्दी ठीक होगे। छुपाओगे परेशानी आएगी। क्योंकि हम बीमारियों को प्रिवेंशन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में थैलेसीमिया एक बहुत बड़ी बीमारी है। सिंधी समाज में थैलेसीमिया बहुत होता है, तो हम बहुत बार बोलते थे शादी के बाद और बच्चा पैदा करने से पहले थैलेसीमिया की जांच कराएं। भाई शादी में शगन देते हैं, उसकी जगह 650 रुपए वाला कूपन दे दो, क्योंकि थैलेसीमिया वाला बच्चा एक बार जन्म लेके अगले 20 साल तक रोज ब्लड चढ़ावाता है, उसके बाद मर जाता है। तो ये भी आपका दायित्व है। आज जो आप सुन के जाओगे भी सिर्फ कोरोना नहीं है भाई साहब, वो सिर्फ कोरोना नहीं है, वो आपकी हेल्थ है। क्योंकि कोरोना ने रोटी, कपड़ा, मकान के साथ में हेल्थ को और जोड़ दिया। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ में हेल्थ को और जोड़ दिया। तो हेल्थ देखना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि कोरोना ने डायबिटिक आदमी की, मोटे आदमी की, 50 साल से ऊपर आदमी की अभी भी जान बहुत ली है। संवेदनाएं हैं उन परिवार से जिनके मरीज गए हैं, जिनके परिजन गए हैं। तो 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक बुखार रहेगा, स्टेरॉइड नहीं लेनी। डॉक्टर मध्य प्रदेश में आपको स्टेरॉइड भी दे तो स्टेरॉइड नहीं लेनी भाई साहब। स्टेरॉइड मतलब डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेफ्लोकॉट नहीं लेनी, खुद नहीं लेनी। स्टेरॉइड क्यों नहीं लेनी? डायबिटीज कराती है। जिसको डायबिटीज है उसको डायबिटीज खराब कराती है और ब्लैक फंगस को बढ़ाती है। ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस, ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। जब तुम कमजोर पड़ो तो तुम्हारा काबू कर लेता है तुम्हारे व्यापार को, है कि नहीं? तो ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। जैसी वो देख रहा है, वो स्पोर्स एनवायरमेंट में, वातावरण में, मैंने स्टेरॉइड दिया, बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस हुई, अंदर घुसा, मुंह से आंख में रोशनी चली गई, ब्रेन में सर दर्द होना स्टार्ट हो गया। अभी जैन साहब ने अपना पेशेंट भर्ती कराया है, म्यूकर माइकोसिस पूरा नाक में, आंख तक फैला हुआ था। आंख चली जाती है भाई साहब, कोरोना ठीक हो जाएगा। म्यूकर माइकोसिस अंदर घुसने के बाद नहीं छोड़ता, पैरासाइट है, खा जाता है, दीमक है। तो अपने अपने परिजनों को जो भी कोविड से ग्रसित हुआ हो, और मध्य प्रदेश में भोपाल से, जबलपुर से कॉल्स पे कॉल आ रही है, सर म्यूकर माइकोसिस के लिए दवाई खत्म हो गई। सो ब्लैक फंगस के बारे में लोगों को अवेयर कराओ। नाक में एक तरफ दर्द होना, नाक में ठसपना होना, आंखों से पानी आना, एक आंख ऐसे झुक जाना, ये कोरोना के साथ में म्यूकर के लक्षण हैं। हम तो पिछले 15 साल से देख रहे हैं, कॉमन आदमी तक नहीं पहुंचाते थे चीजें। हम बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो कॉमन आदमी तक नहीं पहुंचती। हम बिहाइंड द कर्टन्स रहते हैं। ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट है,
बट म्यूकर माइकोसिस इस बार बता रही है कि वो खतरनाक फंगस है। बॉडी की इम्यूनिटी को बैठाओगे तो म्यूकर आपको खाएगी। तो आपको लोगों को बताना है, कोविड ठीक होने के बाद भी 3 महीने तक लोगों का ध्यान रखना है। दोस्तों, कोविड चला गया इसका ये मतलब नहीं है कि कहानी खत्म हो गई, मरीज आ गया घर, अब वापस बल्ले बल्ले। 3 महीने तक हार्ट अटैक, ब्रेन में स्ट्रोक, ऑक्सीजन की कमी, सांस फूलना, थकावट, ये सब परेशानियां चलेंगी। 3 महीने तक ध्यान रखना। कोविड ठीक नहीं करता भाई साहब, अस्पताल लेके जाएगा, एक्सरसाइज करनी है, खाना ठीक खाना है। 6 दिन तक 95%, 90-95% लोग ठीक हो जाएंगे। 90% लोग ठीक हो जाएंगे, बट 5% से 8% लोगों में बुखार परसिस्टेंट रहेगा। अब सनी देओल की पिक्चर है कि एक घूंसा मारना था, 4 घूंसे मार दिए। भाई बॉडी मारने की कोशिश करी थी वायरस को, अब बॉडी ने कहा ले वायरस को मैं ज्यादा मारूंगी, ले कर ले तू। तो ज्यादा मारने के चक्कर में लंग क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब जब लंग क्षतिग्रस्त होता है, यहां पे स्टेरॉइड टोसिलिजुमैब की आवश्यकता पड़ती है। प्लाज्मा का कोई रोल नहीं है, प्लाज्मा के पीछे मत भागो भाइयों। और जो डॉक्टर भगा रहा है उसको कहो भाई साहब छोड़ दो, प्लाज्मा कुछ नहीं करता। रेमडेसिविर, जिस लोगों का सैचुरेशन कम होने लगे 94 से कम होने लगे, उसको रेमडेसिविर की जरूरत पड़ती है, बाकी को नहीं पड़ती। कैंसर पेशेंट है उसको पड़ती है, बाकी को नहीं पड़ती। तो इन दवाइयों के पीछे मत भागो। एक टोसिलिजुमैब, जब 6-7वें दिन पे बुखार हाई आए, IL-6 लेवल बढ़े हुए हों, तो अब आपको देने की बनती है। खून पतला करने की दवाई देने की बनती है, क्योंकि इटली वालों ने बताया कि 200 लोगों की मृत्यु का कारण हार्ट लंग में खून का थक्का था। खून का थक्का जम जाता है तो 6ठे दिन से हर माइल्ड आदमी को नहीं देनी खून पतला करने की दवाई। जो आदमी की डिजीज सीवियरिटी सीवियर है या मॉडरेट है वो ही लेगा। तो अपन जो डॉक्टर के पास जाते हैं, क्राइम मास्टर गोगो के पास, वो कहता है अब आओ तो कुछ लेके मानूंगा, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, विटामिन सी, जिंक। कुछ नहीं, घर में बैठ के आराम से काढ़ा पियोगे, पानी पियोगे, खाना खाओगे तो ठीक हो जाओगे। आइवरमेक्टिन 5 दिन दे दीजिए। पेट के कीड़े तो मर ही जाएंगे, कम से कम पेट के और दिमाग के कीड़े जितने हैं वो मर जाएंगे। कोरोना पे जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि WHO कहता है आइवरमेक्टिन का कोई काम नहीं है। अपने दिमागों में भी तो कीड़े हैं ना, और पेट में भी कीड़े हैं, तो चलो कीड़े मर जाएंगे, कोरोना तो जो होगा सो हो जाएगा। सो दवाइयां हो गई। अब ज्यादा सिक होंगे तो ऑक्सीजन, जो नेजल प्रोंग होता है, ऐसी दो धारी होती है, जैसे कान वाला होता है, ये वाला ऐसी नाक में लगाने वाला होता है, जैसे नेजल प्रोंग्स कहते हैं, वो 2 लीटर तक ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 5 लीटर 10 लीटर वाला कोई भी खरीद लीजिए। जब 94 से ऑक्सीजन नीचे आए तब आपको ऑक्सीजन के साथ डॉक्टर की भी आवश्यकता है। और अब आपको टाइम लगेगा अगले 10 दिन रिकवरी में। तो सीटी करवा लो, सीटी से पता चल जाएगा कि मैं आईसीयू की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। जिसका स्कोर 15 से ऊपर है उसको पहले अस्पताल में भर्ती करा दो, बाईपैप लगवा दो। बाईपैप ऑक्सीजन को अंदर फेंकता है जबरदस्ती, जब आप खुद नहीं ले पाते तो वो आपको जबरदस्ती फेंकता है, वो लगवा दो। आइडिया क्या था, घर पे होम आइसोलेशन इसलिए आया बॉस क्योंकि हमारे पास बेड नहीं थे। तो अगर हमारे पास सारे बेड होते दुनिया के, तो ये होम आइसोलेशन की जगह जिनकी सैचुरेशन जैसी 94% से कम आती, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जगह अस्पताल में आ जाते। अस्पताल में स्टेरॉइड से शुगर मैनेज हो जाती, क्लेक्सेन दे दिया जाता खून पतला करने की दवाई, रेमडेसिविर दे दी जाती, और दवाइयां देती जाती, तो मोर्टेलिटी कम होती। पर हमारे पास बेड नहीं थे। चलो कोई बात। म्यूकर माइकोसिस उठाया, कोविड नीचे जाने लगा तो म्यूकर का बवाल आ गया, चलो वो भी निकल जाएगा। उसके बाद 3 महीने तक हार्ट की प्रॉब्लम, लंग की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम,
ध्यान रखना। तो आपने मोटा मोटा क्या समझा 15 मिनट में कि भाई साहब स्टेरॉइड खुद नहीं लेनी, सीटी स्कैन छठे 7वें दिन पे लेना है, बुखार परसिस्टेंट रहेगा 7वें दिन पे तब ओरल स्टेरॉइड की गोली खा लेना, नहीं तो मत खाना। एग्रीड है? अब रही बात व्यापार कैसे खुलेगा वैक्सीनेशन से। वैक्सीन हमारे पास अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड है। यूके वाला कहता है कि लेस देन 50 साल से पहले, जिसकी उम्र 50 साल से कम है, उसको कोविशील्ड की जगह फाइजर लगाई जाए, क्योंकि एक प्रॉब्लम थ्रोम्बोसिस की हो जाती है। भले ही बहुत कम है पर थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। कोवैक्सीन पहले दिन और 12वें हफ्ते, मैंने कहा ना पिछले वेबिनार से क्या बदल गया, पिछले वेबिनार से बहुत सारी चीजें बदल गई। पिछली बार हम रिसर्च की सोच रहे थे, भारत सरकार के वैक्सीन ग्रुप ने ये रिकमेंडेशन दी। अब आप बिल्कुल सुनिएगा सर, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगले 10 मिनट का। मैं बोलता हूं इस देश में गद्दी और माइक किसी को भी मिल जाए वो चुप नहीं होता, ठीक है ना? तो जब आप थक जाए तो बता देना। वैक्सीन कोवैक्सीन प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय भारत बायोटेक, प्रोड्यूस्ड डायरेक्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय भारत बायोटेक। एग्रीड है? प्रोडक्शन भी अपना, डिस्ट्रीब्यूशन भी अपना, डायरेक्शन भी अपना। कोवैक्सीन किल्ड वायरस वैक्सीन है जो 80% वैक्सीन देती है, प्रोटेक्शन देती है, जो पहले दिन और 28वें दिन लगवाई जाती है। क्लियर है? जो पहले दिन और 28वें दिन लगवाई जाती है, जो पहले दिन और 28वें दिन लगवाई जाती है। क्लियर? कोई डिस्कशन नहीं। पहले दिन और 28वें दिन कोवैक्सीन जो है वो पहले दिन और 28वें दिन लगवाई जाती है। इसमें वैक्सीन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके। कोविशील्ड, सो कोवैक्सीन लगवाओगे तो बुखार आएगा। मैं अपना घर का दरवाजा रात में खोल के सोया कि पता चले कल कुछ सुबह ना हो जाए, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, बड़ा महंगा है। तब मुझे पता चला कि राम राज्य, गुड़गांव में राम राज्य, रात में दरवाजा खोल के सो, कोई नहीं आता। फिर इसने एक जने ने कहा भाई साहब आपका घर 8वें फ्लोर पे है और अंदर 1 किलोमीटर अंदर जाके किसको पता चलेगा कौन दरवाजा खोल के सो रहा है। मैंने कहा अच्छा यार ये भी बात सही है वैसे। चलो फिर भी हम पहले दिन घबराहट थी क्योंकि हमने लगवाई 19 जनवरी को, जब अपने पे डेटा नहीं था। हमने कोविशील्ड लगवाई तो बुखार आएगा, बॉडी पेन होंगे, घबराना नहीं है। बुखार आएगा, बॉडी पेन होंगे, घबराना नहीं, क्रोसिन की गोली खा लेना। चलो कोविशील्ड पिछले वेबिनार में हम कह रहे थे 6 से 8 हफ्ते में दे देना। कोविशील्ड जितने पिछली बार ज्वाइन किया था, मैं सत्येंद्र जैन जी से और भूपेंद्र जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले वालों को भी ये बता दें कि कोविशील्ड अब 12 हफ्ते में लगेगी। कोविशील्ड पहले दिन और 12 हफ्ते के बाद अगली डोज। अब वो पॉलिटिकल रीजन था, कंपल्शन था, जो भी था, ये डेटा अभी का नहीं है, 9 फरवरी को पब्लिश है। 9 फरवरी से हम जानते हैं कि कोविशील्ड 12 हफ्ते में अच्छा काम करती है। तो आप जो लोग नहीं लगवाया हुआ वो 9 पहला और 12 हफ्ते पे लगवा लें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, पिछले वेबिनार से क्या चेंज हो गई? जिसको कोविड हो चुका है, फिर से सुनिएगा सर, जिसको कोविड हो चुका है वो 6 महीने तक वैक्सीन को टाल सकता है। जिसको कोविड हो चुका है वो 6 महीने तक वैक्सीन को टाल सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रेगनेंसी के बाद
लैक्टेटिंग महिलाएं, जो मां गर्भावस्था के बाद बच्चों को दूध पिला रही हैं, वो भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। अमेरिका में 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेशन चालू हुआ है, हिंदुस्तान में समय लगेगा। तो इसका मतलब यह हुआ मेरे भाइयों, अब आप सिनेरियो समझो, किसी ने एक डोज लगवा दी कोविशील्ड की, कोवैक्सीन की लगवा ली, फिर कोविड हो गया, तो वो कहेगा कितने दिन में लगवा लूं? उसका आंसर है तू 6 महीने तक भी रुक सकता है, जब तेरे को मिल जाए तब लगवा ले, 14 से 28 दिन बाद। सो किसी को कोवैक्सीन 1 मई को लगी, उसको 5 मई को बुखार हो गया, तो वो अगली डोज कब लगवाएगा? रिकवरी के 14 से 28 दिन बाद। ओके, तो वैक्सीन ने क्या किया भाई साहब? वैक्सीन 1 डोज के बाद 3 हफ्ते के बाद 80% लोगों को प्रोटेक्शन देती है, 100 को नहीं देती। तो पहली डोज के बाद भी 3 हफ्ते वेट करना पड़ेगा। खतरों का खिलाड़ी नहीं बनना भाई साहब कि मास्क फेंक दिया, आजादी ना, मास्क से आजादी नहीं मिलेगी अभी। क्या मैं कोविशील्ड लगवा ली, कोवैक्सीन लगवा सकता हूं? कॉकटेल नहीं। जिस दिन विस्की पिएंगे उस दिन विस्की पिएंगे, जिस दिन वोडका पिएंगे वोडका पिएंगे, जिस दिन बियर पीनी है बियर पिएंगे, मिस नहीं करेंगे। डोंट मिक्स एंड ड्रिंक। वो कहते हैं ना मिक्स एंड ड्राइव, तो वैक्सीन के लिए डोंट मिक्स एंड ड्रिंक। ओके, एक जो लगाई है अगली बार भी वही लगेगी। अब लोग कहेंगे स्पुतनिक भी आ जाएगी, तब स्पुतनिक भी 91% वो लगवा लें, पहली हमने कुछ और लगवा ली थी। नहीं, आंसर ये है जो पहली बार लगवाई अभी तक, अगले वेबिनार तक जो इस बार लगवाई वो अगली बार भी वही लगवानी है। वैक्सीन 40% लोगों में कैरियर स्टेट को रोकती है। तो डिबेट हुई कि मेरे बच्चे को भी कोरोना हो जाएगा। अरे जब आप सब कोरोना के टीके लगवा लोगे तो घर थोड़ी लाओगे। और कोई भी वेरिएंट ऐसा नहीं आया जो मास्क और वैक्सीन को भेद दे, कोई कोरोना वेरिएंट ऐसा नहीं आया। तो मैं निवेदन करूंगा मास्क पहनना ना छोड़ें। वैक्सीन सबसे अच्छी कौन सी है? फाइजर की 95%। अमेरिका क्यों खोल पाया? अमेरिका ने 14 मई तक अपनी 55% जनता को एक टीका, 35% को 2 टीका लगा दिया, चुपचाप से, चुपचाप। और हमारा क्या डेटा है? 10% को पहला टीका और 3% को दूसरा टीका। और लगाना कितना है? 75 करोड़। भाई 30 करोड़ 45 साल से ऊपर वाले, 18 से 45 के 60 करोड़। तो कितना बड़ा टास्क है, माउंट एवरेस्ट। इसीलिए आप लोगों को वैक्सीन की किफायत करनी चाहिए। आपको अपने जीएसटी से ज्यादा इस समय वैक्सीन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जीएसटी तो 1,14,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया अप्रैल में। अगर आप कमाओगे नहीं तो जीएसटी क्या दोगे? मई के महीने में लॉकडाउन से जीएसटी कहां निकलेगा? वो जीएसटी बढ़ाने के लिए सरकार को कहो सर फाइजर की वैक्सीन लाओ, हम ये 1250 रुपए की वैक्सीन लगवा लेंगे। अब आप देखो, कोवैक्सीन कोविशील्ड 1200 रुपए की, और स्पुतनिक जो बाहर से आ रही है वो 955 रुपए की। ठीक है, तो वैक्सीनेशन मेरे भाइयों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने परिवार को, पहले वैक्सीन हेजिटेंसी थी, इस बार वैक्सीन अर्जेंसी है। सो कोवैक्सीन से कोवैक्सीन, कोविशील्ड से कोविशील्ड, ऐसा नहीं क्रॉस कोविशील्ड कोवैक्सीन नहीं। 1 और 4 हफ्ता, 1 और 12 हफ्ता। बूस्टर डोज लगेगी पता नहीं, शायद लगे 6 महीने बाद, 7 महीने बाद। इन्फेक्शन होने के कितने दिन बाद मैं वैक्सीन ले सकता हूं? 6 महीने बाद, मिनिमम 14 से 28 दिन बाद, मैक्सिमम 6 महीने बाद।
तो कहने का मतलब ये है कि एक वायरस जो हमारे सिस्टम में घुसा, 7 महीने में 8 महीने में हमने उसकी वैक्सीन बनाई और आज इस कगार पे हैं कि हमारे पास दवाई, हमारे पास वैक्सीन, हमारे पास मास्क, और अब किसी चीज की जरूरत है तो वो है पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की कोरोना को हराने के लिए, वो आप लाओगे। तो वैक्सीन के माध्यम से, सही दवाई के माध्यम से अमेरिका ने दिखाया है कि कोरोना को हराया जा सकता है। 17 तारीख को एक रेजिन्यूरॉन करके टीका आ रहा है कि अगर मैं भूपेंद्र जैन जी से मिला और भूपेंद्र जैन जी 60 साल के हैं, उनको समझ में आ गया कि राहुल को कोरोना था, तो वो 53,000 रुपए का एक टीका लेके अपने आप को 3 महीने से तक कोरोना से बचा सकते। तो देखिए किस प्रकार से प्रलय आई, किस प्रकार से सुनामी आई, बट मैनकाइंड, ह्यूमन, एक साक्षात लीडरशिप के अंतर्गत चलते हुए विश्व के प्रथम चोटी के साइंटिस्ट के साथ उनके ब्रेन्स को, साइंस को यूज करते हुए आज हम उस कगार की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं जहां पे 6 महीने से साल भर में हम कहेंगे कि कोरोना को सच में अब हराया है। फरवरी वाला नहीं हराया, अब हराया है। वैक्सीनेशन को बढ़ाइए, मास्क पहनिए और अपना व्यापार को दोबारा चालू करिए, क्योंकि आप लोगों पे बहुत सारे घर चलते हैं। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों के पेट में खाना जाता है और आपकी वजह से सरकारें चलती हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा, सही मात्रा में दवाई, अपने अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, आपके जितने मध्य प्रदेश में लोग हैं, ऐसा ना हो कोई पीछे छूट जाए वैक्सीनेशन में। जो स्पेशल केसेस हैं, जिसको एलर्जी है, जिसको हेडेक है, कौन सी वैक्सीन लेनी है, समय समय पे पूछते रहें और मिलके कोरोना को हराए। 2 चीजें और, उसके बाद अपनी वाणी को लगाम दूंगा। एक, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जो 50 साल से ऊपर है वो लगवाएंगे, अस्पताल नहीं जाएंगे इस बार। और दूसरी, जिसके भी घर में महिला बच्ची है उसको सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगवाएंगे। 8 से 18 साल के बीच में बच्ची को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगा के सर्वाइकल कैंसर को हराएंगे। आप समृद्ध लोग हैं, आप 1000-2000 रुपए के 2 टीके लगवा सकते हैं, क्योंकि समय आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आज हमने जो चर्चा करी है वो ये क्यूमुलेटिव सम है कि ना हमें कोई दवाई को मिस अब्यूज करना है और अपने लोगों तक पहुंचाना है कि स्टेरॉइड कोई चमत्कारी दवा नहीं है जो ठीक कर देगी। वो अपने चमत्कार के साथ दुर्व्यवहार भी लाती है, खराबी लाती है, उसको भी देखना और समझना आवश्यक है। तो विद दिस आई कम टू एन एंड। I will take the questions. Please feel to ask anything which you have in your mind, because this is the time for next 10-15 minutes where we can clear our doubts. हमें confusion की स्थिति में नहीं रहना, हमें knowledge के साथ आगे बढ़ के कोरोना को हराना है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं निवेदन करूंगा, अगर कोई साथी, आनंद अग्रवाल जी पूछना चाह रहे हैं। आनंद जी पूछे, आपको अनम्यूट कीजिए पहले। आनंद जी। जी सॉरी सर। सर ना खुद से अनम्यूट कर सकते हैं। अभी सर मैं कोविशील्ड की वैक्सीन लगवा चुका हूँ सर। मैंने पहला डोज लगवाया था, भेजा था ना तुमको 1 तारीख को, 1 अप्रैल को जी। और दूसरा डोज सर मैंने लगवाया है 5 मई को, 35 1 डेज अप्रैल बाद। 5 मई, ठीक है सर। तो सर काम बराबर काम करेगी?
सब 5 अप्रैल को स्टार्ट। देखिए, वैक्सीन दूसरी डोज के 15 दिन के बाद काम करना चालू करती है। ओके। बस 100% तो नहीं है ना बॉस? जी जी जी, पक्का है ना? तो यस यस। आपके नूरानी चेहरे पे मास्क लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके सर। क्योंकि इशू क्या है कि वैक्सीन, अब आप 80% में होगे कि 20% में होगे नहीं कह सकते। सामने वाला क्या आपसे लेके जाएगा और क्या देके जाएगा नहीं पता। जैसे सर पहले नहीं पता, डॉक्टर सर पहले नहीं पता था आनंद बच्चों की। जी सर। डॉक्टर राहुल भार्गव, एक तो ये जो 53,000 वाला इंजेक्शन आप बता रहे हो 50 साल से ऊपर वालों को लगवाना जरूरी है, इसकी जी सर। प्लानिंग क्या होगी, कैसे करेंगे? जो लोग लगवाना चाहेंगे हम आपसे कैसे कांटेक्ट करें? ओके सर। भूपेंद्र जैन जी, आपके पास नंबर है, कभी भी आदेश करेंगे, पर वो उसके स्पेसिफिक इंडिकेशन है। जो टीका लगवा चुके हैं या नहीं लगवाया, एक टीका लगवाया है, हाई रिस्क ग्रुप है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, एस्थमेटिक है, वो कोरोना पेशेंट के संबंध में आते हैं। जब भी आप संबंध में आए, आप मिले उनसे, कोरोना को आप पे ना जाए और आप सीवियर डिजीज में ना जाए, तो वो टीका लगाया जाता है। नहीं, तो हर अभी को आपने नहीं कहा ना कि साहब 2 है, एक तो महिलाओं के लिए और एक 50 साल से ऊपर वालों के लिए, वो क्या है? हाँ, उसी का बता तो रहे हैं। महिला, सब महिला का तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। 50 साल से ऊपर वालों का इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, जो हर साल अक्टूबर में लगवाना है। 300 रुपए का, ऐसे रैम्बो की तरह लगाना है। ठीक है, ओके ओके, ऐसे रैम्बो ऐसे लगा दो सर, रैम्बो पिक्चर में। ठीक है, ठीक है। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। अलका जी, हाँ दीपक जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर नमस्कार साहब, मैडम। मैंने एक वैक्सीन लगवा लिया था और दूसरा वैक्सीन मुझे 25 तारीख को लगना था। अभी मैडम कौन सी लगवाई है आपने? कोविशील्ड। तो उस बीच में कोविशील्ड 12 मुझे, हफ्ते तक लगवा सकती हो मैडम। नहीं, लेकिन उस बीच में मुझे कोरोना 25 को लगनी थी, मुझे 22 को कोरोना हो गया। तो मैं माइल्ड कोरोना उसमें रही मैं, लेकिन मैं आइसोलेशन में रही और मुझे 20-22 दिन हो चुके हैं। और हाँ, तो मैडम 3 महीने पे लगवाओ आराम से जाके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा जैसे बताया था कि कोरोना के 1 महीने बाद लगवा लेते हैं, ऐसा बताया था मुझे। ऐसा नहीं अभी है। कोविशील्ड का डेटा जो कल भारत सरकार बोल रही है, वो 12 हफ्ते बोल रही है। तो अगर आपने 1 मई को लगवाया, मान लो 1 मई को लगवाया, 1 अगस्त को लगवा सकती हो आप जाके। नहीं, मैं इतना पूछ रही हूँ कि मेरा 25 तारीख को लगना था, ये 25 मई को। हाँ, और 25 अप्रैल का मई था, ये मई चल रहा है ना, 25 अप्रैल। तो आप 25 मई को लगवाना मैडम अब जाके। 25 मई, अब कोरोना हो गया 25 मई के पहले। अब कोई बात अभी नहीं, 20 दिन हो गए, कोरोना हुए 20 दिन हो गए हैं। अब 25 मई को लगवाना मैडम। 25 मई जी मैडम। 25 मई को कैसे लग रहा है सर? मई तो है 25 ही। अप्रैल को लगना था मैडम। नहीं सर, आप नहीं समझ रहे मेरी बात। मुझे 25 अप्रैल को दूसरा वैक्सीन लगना था, दूसरा। हाँ, उस दूसरा बीच डोज में लगना था मुझे ना। 20 तारीख को कोरोना हो गया, 20 अप्रैल को कोरोना हो गया, एक बस ठीक है मैडम। पहले। हाँ, तो अब मेरे को जब कोरोना हो गया, तो उसको 20 दिन 22 दिन हो चुके हैं कोरोना हुए। तो अब मेरे जो 25 को लगना था अप्रैल में, अब मुझे कब लगेगा वो? अब कोरोना खत्म होने के कितने दिन बाद लगेगा? हाँ मैडम, वही मैं बोल रहा हूँ आपको। सो आप दोनों तरीके से देख सकती हो। पहली जो डोज आपको लगी थी, आप 25 को भूल जाओ। आपको पहली डोज कब लगी थी? अप्रैल था ना, अप्रैल से पहले क्या था? मार्च में लगी थी ना मैडम। 25 मार्च से 3 महीने बाद लगवा लेना आप। ठीक है सर। दूसरी बात डॉक्टर साहब, मेरे को आजकल सर्वाइकल बहुत परेशान कर रहा है। वो मेरे को कोरोना के पहले से ही कर रहा था, करीब जनवरी से, दिसंबर से स्टार्टिंग दिसंबर में हुई थी। और उसके बाद से अभी जैसे कोरोना खत्म हो गया मेरा, तो मेरे को 4-5 दिन पहले से फिर से सर्वाइकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, चक्कर बहुत बुरी तरह से आते हैं। और उसके साथ मुझे जब चक्कर आते हैं तो मोशन का प्रेशर बढ़ जाता है और साथ में मोशन होने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने आज दिखा लिया है डॉक्टरों को, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि मोशन का उससे क्या कनेक्शन? मैम, सारा जो स्पाइन है, न्यूरल कमांड सेंटर जो है वो ब्रेन का स्पाइन से होता है।
जी तो आपका ये जो सर्वाइकल स्पाइन है, यहाँ से ऊपर से हाथ, पैर, ब्लैडर, बाउल सब वहां से कंट्रोल हो रहा है। तो आपको अभिषेक जी को नंबर अभिषेक जी ने भेज रखा है, उस पे अपनी रिपोर्ट्स भेज दीजिए, या तो मैं देख लूंगा या मेरा न्यूरो स्पाइन वाला सर्जन देख के आपको बता पाएगा। जी ठीक है जी। और MRI करा चुकी हूँ मैं। तो बस उसकी रिपोर्ट भेज दीजिएगा मैडम। जी सर मेरा सर मेरे को पूछना था। हेलो सर मैं महेंद्र अग्रवाल, मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी सर प्लीज बताइए। सर मेरी सिस्टर को कोरोना हुआ था, 6 दिन तक उनको फीवर आता रहा, नॉर्मल जो दवाई थी वो चलती रही। 6 दिन के बाद उनका फीवर ठीक नहीं हुआ और खांसी भी बढ़ गई, तो उनका HRCT करवाया। HRCT में उनका सर सीटी स्कैन पे बात रुक गई थी, सीटी स्कैन कितना था? सर एक्चुअली में उनकी आवाज ड्रॉप हो रही है। हाँ एक्चुअली वो कनेक्टिविटी जोन में नहीं है सर, इसीलिए। मनोज भाई मुझे क्वेश्चन पूछना है। हाँ भाई साहब पूछा, मैं सुनील भाई साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। मेरा दिन के बाद HRCT में 13 स्कोर आने पर, इस पे चालू करो यार, इस पे कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। मनोज मैं बोल रहा हूँ जी, मैं बोल भाई साहब पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं भोपाल से सुनील जैन बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, कहाँ रहते हैं भोपाल में? सर मैं भोपाल में रहता हूँ, महावीर मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। अच्छा, महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड सेंटर। मेरा छोटा बेटा है वेदांत, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। हेलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तो मैं ज़ेरेल्टो पे हूँ, रेवरोक्सीबैन, पिछले 3 साल से अब। तो उस रिगार्ड से मेरा बस ये क्वेरी थी कि वैक्सीनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई साइड इफेक्ट्स होंगे क्या गिवन माय कंडीशन? सो 2-3 चीजें। रिवक्सोबैन से एक तो इंट्रामस्कुलर देनी है दवाई, तो आपको रिवक्सोबैन को बंद करना पड़ेगा 5 से 6 दिन पहले, पहली चीज। दूसरी चीज, आप कोवैक्सीन लेंगे, कोविशील्ड नहीं लेंगे, क्योंकि कोविशील्ड में 0.04% लोगों को थ्रोम्बोसिस होने के चांस रहते हैं बिकॉज ऑफ PF4 एंटीबॉडीज। और उसके 24 घंटे बाद आप रिवक्सोबैन स्टार्ट कर दोगे। अभिषेक नंबर भेजिएगा, यंग बच्चे में पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ क्यों, हाइपर कोआगुलेबल स्टेट क्या था, वो देखना आवश्यक है। तो यू कैन शेयर योर रिपोर्ट्स फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म वेयर देयर इज एन हाइपर कोआगुलेबल स्टेट और नॉट, तो वो देख लेंगे। तो एक तो कोवैक्सीन लोगे तुम, 5 दिन पहले रिवक्सोबैन बंद करोगे, उसके बाद लगवाने के 2 दिन बाद स्टार्ट करोगे। 2 साल के बच्चे को। ठीक है सर, मेरा एक सवाल था। हाँ जी प्लीज बताइए। मैं पूरा अपने 16 साल के बच्चे को वैक्सीन लगवा सकते हैं? मैडम अभी भारत सरकार ने अप्रूवल नहीं दिया है, बस सूनर और लेटर चल के सबको लगेगी जरूर मैडम। वो प्रेग्नेंट हो या 16 साल हो या 2 साल हो, आपको इम्पोर्टेंट बात ये समझनी है कि मैं अगर अपने एडल्ट्स को वैक्सीनेट कर देता हूं तो हो सकता है मुझे पीडियाट्रिक में जाने की जरूरत ना पड़े, बट मेरे पास अभी इतनी डोजेस नहीं है कि मैं बच्चे और बूढ़ों सबको कर पाऊं। तो आप क्या कर रहे हो, रिस्क ग्रुप में कौन से लोग ज्यादा इफेक्ट हुए, जो बाहर जाते हैं, जो यंगर पॉपुलेशन है आपकी 60 करोड़ की जो पॉपुलेशन है जो रोजगार के लिए जाती है, पहले आप उसको वैक्सीनेट करो, उसके बाद बच्चों को करो ताकि स्कूल खुल पाए। तो आपके 16 साल के बच्चे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा और प्रोटेक्शन में रहना पड़ेगा, दैट इज ऑल। डॉक्टर साहब, मतलब वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना 16 साल के बच्चों में? मैम अमेरिका में और कनाडा में ये दिखा दिया कि फाइजर वैक्सीन के साथ कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर इफेक्ट कितना आएगा वो देखने वाली बात है। कोवैक्सीन की भी ट्रायल को मंजूरी मिली है 2 दिन पहले। थैंक यू। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है आपसे। हेलो जी प्लीज बताइए। सर मेरे हस्बैंड को अभी कोविड हुआ था, 7 तारीख को, अभी वो डिस्चार्ज हुए हैं। हेलो जी हाँ जी हाँ जी। सर उनको वीकनेस बहुत ज्यादा है, चल भी नहीं पाते हैं प्रॉपर्ली, और सर उनके ना चेस्ट में बलगम जमा हुआ था, तो उनके ना काफी मतलब पेन, तो मतलब दर्द सा बताते हैं कि यहाँ पर ठंड सी लगती है उनको काफी चेस्ट में। बिल्कुल सही है, दिस इज कॉल्ड कोविड सिंड्रोम। देखिए ये दिस इज कॉल्ड लॉन्ग कोविड सिंड्रोम, ये 3 महीने तक चलेगा। इसमें राइट एक्सरसाइज मतलब प्राणायाम, योगा का बहुत बड़ा रोल है इसमें। दूसरा, इनको कोई भी चीज जो ठंडा करती हो, जैसे दही है, चावल है, जूसेस है, वो नहीं खाना है।
इसके साथ में मेडिकेशन की दवाइयां, ओरल गोलियां जिससे बलगम पिघल के बाहर निकलेगा, और ओरल सिरप, कफ सिरप देना आवश्यक है। एक बात ध्यान रखिएगा मैडम, इनकी एक्सरसाइज, इनको धीरे 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 एक्सरसाइज कराना स्टार्ट करिए, ऑक्सीजन को मॉनिटर करिए। इस समय एंटीबायोटिक वगैरह का बहुत बड़ा रोल नहीं है, बट हाँ इसको अभिषेक से टच में रहिए, अपनी रिपोर्ट्स भेजिए, रोज की कंडीशन परिस्थिति बताइए, फिर देखते हैं। सर एक्चुअली मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। हेलो जी मैम। डॉक्टर एक प्रश्न मेरा था। एक मिनट, ये मैडम बोल रही थी। मैडम आप बताइए। अच्छा सर मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। सर उनकी टैबलेट्स दवाइयाँ तो उनकी मेडिसिन चली हुई है सर। अब तो मैडम एक बार अगर आप दिल्ली से बोल रही हैं तो आप गुड़गांव आके दिखा दीजिए। ओके सर। डॉक्टर साहब, मैं रवि गुप्ता हूँ ग्वालियर से। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। निवेदन ये है सर कि मेरे को मैंने कोविशील्ड लगवाया और दोनों डोज लग चुकी है। लगने के बाद मैंने 15 दिन बाद जब ये अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराया तो उसमें वो नेगेटिव आया मेरे को एंटीबॉडी। गुप्ता जी बहुत सारी एंटीबॉडीज मार्केट में आ गई हैं, न्यूट्रलाइजिंग सार्स कोविड स्पाइक प्रोटीन वाली एंटीबॉडीज हैं। जी जी, उसको एक बार चेक करा लीजिए, अगर वो भी नेगेटिव है तो 1 महीने बाद दोबारा चेक कराइए। कुछ लोगों का लेट ऑनसेट हो रहा है। अच्छा, पर अगर वो भी नेगेटिव है तो चांसेस ये है कि आप इन्फेक्ट हो सकते हो, और अभी रिकमेंडेशन नहीं आई बूस्टर डोज की। जी, तो क्या मैं दोबारा जाके मैं अगली वैक्सीन ले सकता हूं? उसका उत्तर है ना। तो अब मास्क पहन के रखिए, अभी अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि हो सकता है वैक्सीन की डोज के बाद मेमोरी बी सेल बन गए हो जो अंदर छुप के बैठे हैं। अगर वायरस आएगा तो मारेंगे, पर अभी ये कोई टेक्निकली नहीं जानता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैंने एलिसा कराया था। एलिसा कराया था ना? हाँ, तो कोविड सार्स कोविड न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज चेक करवाइए। वही दूसरा मेरा निवेदन ये था कि जो कोई प्रेग्नेंट वुमेन, उसके लिए ये कहा जा रहा है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसको वो वैक्सीन नहीं करा सकती। 30 मार्च को अमेरिका में पेपर पब्लिश हुआ है फाइजर वैक्सीन का, जिसने ये कहा है कि प्रेग्नेंट फीमेल में कोई परेशानी नहीं पाई गई, पर लार्जर स्टडी चाहिए और सून उस पर डेटा आ जाएगा। तो देखिए ये चरणों में चीजें चल रही हैं। अब इसी में मैं एक निवेदन करूंगा कि यदि मान के चलो वो प्रेगनेंसी से पहले उसने पहला वैक्सीनेशन करा लिया, तो क्या आपका तो सेकंड वैक्सीनेशन उसको आप जो प्रेजेंट कंडीशन उसमें भी कराना चाहिए या नहीं? सर देखिए, अगर ऐसा टाइम पीरियड है कि मैंने पहला लगवाया और उसी के बाद मैं इमीडिएट प्रेग्नेंट हो गई और मिस पीरियड हो गया, उसका डेटा किसी के पास नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि वैक्सीन अंदर जाके क्या करेगी। अगर आपको फिर भी लगवानी है तो कोवैक्सीन ठीक है, क्योंकि किल्ड वायरस है। बाकी mRNA वायरस है फाइजर का और मॉडर्ना का, अपनी कोवैक्सीन का किल्ड वायरस है, जिसका डेटा ये कहता है कि अंदर वो ट्रांसमिट नहीं होता और कोई दुष्प्रभाव नहीं है। लेकिन सर उसमें क्वेश्चन ये है कि पहला जो लगाया वो कोविशील्ड लगाई। गुड इवनिंग। अगर पहली कोविशील्ड लगाई है तो आप मिस कर दीजिए, अभी मिस कर दीजिए, है ना? अच्छा, दूसरा ये सर, ये डबल डोज के बाद भी सर ये पोजीशन हेलो, कई पेशेंट ऐसे हैं सर जो सीवियरिटी में जा रहे हैं डबल डोज के बाद भी। वो ऑनगोइंग प्रोसेस है जो ये बता रहा है। पहले 15% जाते थे, अब 2 डोज के बाद शायद वो 1% हो गए, पर वो 0 नहीं हुए। इसीलिए क्या कह रहे हैं, मास्क प्लस वैक्सीन इज 100%। कोई वैक्सीन अकेला नहीं बोल रहा सर। ठीक है। जब तक हमारे पास सारी पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती, तब तक अपन मास्क हटाने की बात नहीं कर सकते। तो मेरा आप विभागों से सारा निवेदन है, मास्क और मास्क पहन के रखना है। अच्छा, नमस्कार, बैतूल से बोल रहा था। मैं कीर्ति सोनी बोल रहा था उमरिया से। हाँ सर बताइए। कीर्ति सोनी बोल रहा था जी। डॉक्टर साहब, ये निवेदन था कि वैक्सीनेशन के पहले क्या कोई चेकअप करा सकते हैं अपन कि ये सूट करेगा कि नहीं सूट करेगा? कुछ लोगों को बुखार आ रही है, कुछ लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, तो क्या ऐसे सीआरपी वगैरह क्या कराएं कि सर सीधे करा लें वैक्सीनेशन? सर ये तो अरेंज मैरिज है सर, माँ बाप जहाँ ले जाए वहां शादी कर दें। लव मैरिज नहीं है सर, ये ना स्वयंवर है। जी, तो इसलिए कोई टेस्ट ऐसा नहीं बना कि सर आपको एलर्जी होगी कि नहीं होगी।
होगी तो उसका इलाज है पैरासिटामोल। सर नहीं, कुछ लोगों को ये रहता है कि हल्की फुल्की सर्दी है तो फिर वैक्सीन लगवा लिया, तुमको ज्यादा फीवर आ रही है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम। तो देखो ना, आप हेल्दी स्टेट में वैक्सीन लगवाते हो, ये प्रोफिलैक्टिक चीज है ना सर। जब आप बिल्कुल ठीक हो तब जाके लगवाओ। अब जब मुझे लूज मोशंस हो रहे हैं तो मैं वैक्सीन क्यों लगवाऊंगा? जी 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 भाई हमने तो गलती करी, हमारी वाइफ मथुरा गई हुई थी, हमने सोचा लगवा लेते हैं। सर यदि वायरल फीवर वगैरह आ रहा तो घबराने की जरूरत तो नहीं सर, हल्की फुल्की यदि फीवर, हाथ पैर गदेली गर्म होती है कभी कभार। सर अगर वैक्सीन के बाद आ रहा है तो 24-48 घंटे रहेगा, पर उससे पहले भी आ रहा है। देखो सर, आज के युग में अगर आपको हरारत होती है और बुखार आता है, कोविड टेस्ट कराओ अपना और आइसोलेट हो जाओ। जी जी जी। हमारी मृत्यु का कारण, क्योंकि सर हम लोग समझ ही नहीं पाए कि सिम्टम्स क्या हैं। हम जिसे माइल्ड कहते हैं वो अंदर जाके क्या बवाल काट रहा है ये नहीं पता ना सर। तो सर टेस्ट कराने में क्या है? यदि एक आध दिन ही आई है फिर ठीक है, नॉर्मल है, तो फिर भी टेस्ट करवाएं सर। एक दो दिन, हाँ एक दिन हरारत रही और चली गई तो कोई बात ही नहीं सर। 2 या 3 दिन चल रहा है बुखार तो टेस्ट करा लो। पर इम्पोर्टेंट चीज ये ना, इम्पोर्टेंट चीज ये कि सर मैं कैसे पहचानूंगा वैक्सीन के बाद आपको कोरोना हुआ कि नहीं हुआ? आपने वैक्सीन लगवा ली, आपने कोरोना का टेस्ट कराया, 1 दिन का बुखार आया, हो सकता है कोरोना हो। अगर आप आइसोलेट नहीं हुए तो आप दूसरे को तो फैला सकते हो। जी जी जी। भाई इस बार लोगों ने क्या कहा कि बच्चों तक फैल गया। अरे बच्चों तक क्यों फैला? क्योंकि हम लेके पहुंच गए बच्चों तक, बच्चे थोड़ी लेके आए। हेलो सर, मैं मुल्तान से डॉक्टर रंजीत सिंह चौहान। हेलो सर मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज 1 by 1। सर मैं डॉक्टर रंजीत सिंह चौहान बोल रहा हूँ सर, मुल्तान से। सर डॉक्टर एक बार कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद कितने दिन में एंटीबॉडी बन जाएगी? टेस्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए सर? क्या सर? हेलो, हाँ जी सर। कोविड पॉजिटिव होने के बाद कितने दिन में एंटीबॉडी बॉडी में बन जाएगी और उसका टेस्ट लगवाना चाहिए या नहीं लगाना है? सर 3 हफ्ते बाद एंटीबॉडी बन जाएगी। मास्क लगा के रखना है और टेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी सर। और सर मैं पूछना चाह रहा था कि आपका कोई नंबर मिल जाएगा सर कि कोई इमरजेंसी में आपसे कुछ कंसल्ट कर पाए? सर वो भट्टा के पास है, भट्टा जी इनको नंबर दे दीजिएगा। सर का नंबर आ चुका है इसमें, है ना, चैट में आ चुका है। मैंने अपना इनबॉक्स में नंबर शेयर कर दिया। किसी को भी अगर किसी चीज मेडिकल असिस्टेंट की जरूरत पड़े तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस। सर 6 दिन। नितिन जी पूछिए, नितिन जैन जी, बालाघाट से नितिन जैन जी। अरे बालाघाट में मेरा दोस्त रहता है सिद्धार्थ दुबे। डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे जी। हाँ सर, बच्चों के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं उनका। हाँ, उनका मन भी बच्चा जैसा ही है अभी तक। चंचल है सर। सर सागर जैन बालाघाट से नितिन जैन। जी सिद्धार्थ दुबे जी, मैं आपको उनको बोलूंगा कि आप याद कर रहे थे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है सर, तीन बातें हैं। एक तो मैं 14 अप्रैल को पॉजिटिव हुआ था। अभी मैंने 2 दिन पहले एंटीबॉडी चेक करवाया तो सर मेरा उसका स्कोर 20 आया है। सर अपने को ना मास्क नहीं देखने सर, एंटीबॉडी कोई नहीं जानता कितनी प्रोटेक्टिव है कितनी नहीं है, तो उसके एंटीबॉडी के चक्कर में मत जाओ। एंटीबॉडी है, कोई फायदा नहीं है सर? कोई फायदा नहीं, 6 महीने तक प्रोटेक्टेड रहोगे। अच्छा सर, अभी मैं कब लगवा सकता हूँ वैक्सीन? 6 महीने बाद तक। ठीक है सर। दूसरा सर, मेरी श्रीमती को डक्टेसिया करके एक समस्या आ गई थी, दोनों ब्रेस्ट का ऑपरेशन भी करवाया हूँ मैंने। हाँ। अब उनको वैक्सीन लगवाना है तो यहाँ बालाघाट में मैंने से डॉक्टर राजा वापना से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोले पहले आप पूरा चेकअप करवा लीजिए और वो कौन सा टेस्ट है वो करवाएं फिर लगवाएं बोले। सर एक सर लगवा सकते हो सर। सर कैंसर पेशेंट हो, चलता फिरता हो, नहीं है सर, न्यूरोलॉजी का पेशेंट हो, कुछ भी हो, कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगवाने में कोई टेस्ट